वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग DSSB का PGT इकोनॉमिक्स का 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अभी हमने रिसेंटली 2023 का जो एग्ज़ाम जून में हुआ है दिल्ली का, उसके क्वेश्चन पेपर को भी चैनल पर सॉल्व किया है। आप लोगों को पता है उसकी हमने 10 वीडियोस में उस पूरे क्वेश्चन पेपर को डिटेल में सॉल्व कर लिया। इसके अलावा भी अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको नहीं पता, तो हमने HTET इकोनॉमिक्स जो कि हरियाणा में PGT लेवल का एक एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ के पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो हमने सारे चैनल पर सॉल्व किए हुए हैं। आपको HTET इकोनॉमिक्स के नाम से अलग अलग ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा हमने KVS एग्ज़ाम, NVS का एग्ज़ाम, UGC नेट का एग्ज़ाम, DSSB का एग्ज़ाम, डिफरेंट सेट एग्ज़ाम्स, सभी के क्वेश्चन पेपर्स चैनल पर सॉल्व किए हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर्स आपकी इकोनॉमिक्स को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। अभी जो रिसेंट में आपका HPSC का इकोनॉमिक्स का जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आपको डिफरेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको नहीं पता, तो आप चैनल को ज़रूर विज़िट करो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो रिसेंट जो HTET का एग्ज़ाम आप लोगों को पता है नवंबर में होगा, इसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। आपको मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स में आते हैं वो भी कराऊंगी, और उसके बाद उस टॉपिक की, उस इम्पोर्टेंट टॉपिक की आपको PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पे के, आपको बहुत ईजिली चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सबको करके पेपर में जाना है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट टूल इन एनालाइजिंग। ये बोला गया है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, उससे हम क्या एनालाइज करते हैं, डिमांड को एनालाइज करते हैं, सप्लाई को एनालाइज करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई दोनों को एनालाइज करते हैं। ना तो डिमांड को एनालाइज करते हैं और ना ही सप्लाई को एनालाइज करते हैं। आप लोगों को पता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी रेट होती है जो आप लोगों को ये बताती है कि एक कंज्यूमर जिसके पास लिमिटेड इनकम है, तो वो क्या करता है, मान लो उसको 2 कमोडिटी परचेज करनी है, तो वो आपको ये बताता है कि अगर उसे ये Y कमोडिटी है, ये X कमोडिटी है, और ये आपका मान लो एक डिफरेंस कर्व है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको ये बताता है कि अगर एक कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी को इंक्रीज़ करता है, क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है, तो वो कितना सेक्रीफाइस दूसरी क्वांटिटी का करने के लिए तैयार होता है। तो ये रेट कितना वो सेक्रीफाइस करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो X कमोडिटी को बढ़ाता है, उसको X चाहिए, X उसको पसंद है, लेकिन उसकी इनकम लिमिटेड है, तो वो क्या करेगा, Y का सेक्रीफाइस करता है। तो वो Y का जो सेक्रीफाइस उसने किया, ये देखो Y का उसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, तो उस सेक्रीफाइस किस रेट से किया जाता है, तो वो आपकी बताती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों को पता है कि डिमांड को एनालाइज करने के लिए आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फेसिंग अ इकोनॉमी इज कॉल्ड। क्वेश्चन बोला गया है एक ऐसा ग्राफ जो कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी को शो करता है एक इकोनॉमी की, वो क्या कहलाता है। तो आप लोगों से ये पूछा है कि एक ऐसे ग्राफ के बारे में बोला है जो कि प्रोडक्शन के कम्बिनेशन को शो करता है। मान लो ये Y कमोडिटी है, यहाँ X कमोडिटी है, तो ये क्या है, ये आपको सारी पॉसिबिलिटी बताता है कि आप Y इतना प्रोड्यूस कर सकते हो, X आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो, Y अगर आप घटाते हो तो Y आप इतना प्रोड्यूस करोगे, X आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो। अब आपसे ये पूछ रहा है, ये जो डायग्राम है इसका नेम पूछा है आपसे, इसको आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बोलोगे या मार्जिनल कॉस्ट का बोलोगे, लॉरेंस का बोलोगे, एवरेज कॉस्ट का बोलोगे। क्वेश्चन आपको समझ आया, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसका आपसे नेम पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
क्योंकि आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, कितनी पॉसिबिलिटी है, ये डायग्राम उसको शो करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्क मेथड इज यूज टू मेजर। जो आर्क एक मेथड है, आप लोगों को पता है, वो इस मेथड का यूज आप किस चीज़ को मेजर करने के लिए करते हो? फर्स्ट ऑप्शन है यूटिलिटी कंज्यूमर की, उसको मेजर करते हो, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को मेजर करते हो, इलास्टिसिटी को मेजर करते हो, 2 पॉइंट ऑन डिमांड कर्व या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर को मेजर करते हो। आप लोगों को पता है जैसे डिफरेंट मेथड होते हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए, आप लोगों को पता है डिमांड की इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। तो उसमें आर्क मेथड भी एक मेथड है। तो आर्क मेथड में क्या होता है, एक आर्क बनी होती है और इन 2 पॉइंट्स, मान लो ये एक आर्क मैंने बना दी, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है, इन 2 पॉइंट के बीच में एक आर्क बन गई, आपकी एक चाप बन गई। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्क मेथड का यूज़ करते हैं। इसका आप लोगों को पता है अपना एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप ये देखो, इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट ऑन डिमांड कर्व, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी ऐसी डिमांड कर्व होता है। तो और इसके 2 पॉइंट के बीच में यहाँ पर आप क्या करते हो, आर्क मेथड से इलास्टिसिटी को मेजर करते हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या बोल रहा है, इफ इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। फर्स्ट लाइन आपने पढ़ी कि इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव और आपका एक्स क्या है, इंफीरियर गुड है, एक्स क्या है, आपकी घटिया वस्तु है और आपका इनकम का इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है। और वाई क्या बोल रहा है, आपका नॉर्मल गुड है, वाई क्या है, आपकी सामान्य वस्तु है। तो आपसे पूछ रहा है इनकम कंजप्शन कर्व का स्लोप कैसा होगा। अब आप लोगों को पता है इनकम इफेक्ट नेगेटिव का मतलब क्या होता है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव का मतलब ये होता है आपका कि यहाँ पर जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी ना, वैसे ही आप घटिया वस्तुओं की जो डिमांड है ना, वो क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ये तो बात सही है ना। तो क्या है, जब आपके पास इनकम ज़्यादा होती है तो आप घटिया वस्तुएं खाना पसंद नहीं करते। तो क्वेश्चन में यही है कि इनकम इफेक्ट है नेगेटिव और एक्स आपकी इन्फीरियर गुड है। अगर मैं यहाँ एक्स कमोडिटी लूँ, यहाँ वाई कमोडिटी लूँ, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक्स आपकी इन्फीरियर गुड है और वाई आपकी सामान्य वस्तु है। तो आप कभी भी इन्फीरियर गुड को लेना पसंद नहीं करोगे। तो आपका हमेशा क्या बनेगा, जो इनकम कंजप्शन कर्व है, आप एक्स को छोड़ना पसंद करोगे और वाई की तरफ ज़्यादा जाओगे। तो आपका यहाँ जो इनकम कंजप्शन कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, बैकवर्ड बेंडिंग बनेगा, वो बैंड करेगा, क्योंकि कोई भी पर्सन इन्फीरियर गुड को परचेज करना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो हम ये बोलेंगे उसका कर्व कैसा होगा, बैकवर्ड बेंडिंग होगा और लेफ्ट साइड हम जाएंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी आपको मैंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझाया। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक उपभोक्ता की संतुलन की शर्त बताओ। तो आप लोगों को पता है जब एक कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी गुड ए से जो मिलती है और प्राइस उसका दूसरे गुड की यूटिलिटी और प्राइस के बराबर होता है, तो एक कंज्यूमर संतुलन में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ समझाने का नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द कर्व दैट कनेक्ट द वेरियस टेंजेंसी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड वेज लाइन। यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि वो कर्व बताओ कौन सा होता है जो डिफरेंट टेंजेंसी पॉइंट होते हैं ना इंडिफरेंस कर्व के, और वेज लाइन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। उस कर्व को क्या बोलते हैं, आइसो रिवेन्यू कर्व बोलते हैं, वेज ऑफर कर्व बोलते हैं, बजट लाइन बोलते हैं, या आइसो कोस्ट कर्व बोलते हैं। आप लोगों को पता है एक डायग्राम बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एक टॉपिक है जिसमें क्या समझाया जाता है कि जो एक मजदूर होता है वो क्या करता है, चॉइस करता है कि उसे काम करना है या आराम करना है। ये उस पर डिपेंड करता है उसको कितनी वेज रेट मिलती है। जैसे वहाँ पर क्या होता है, ये वेज लाइन होती है, ये डिफरेंस कब होता है, तो एक उपभोक्ता, एक जो वेज पर्सन होता है वो इतने घंटे काम करना चाहता है
और इतने घंटे वो आराम करता है। ये वाला हिस्सा इधर जाओगे तो उसके काम का है, इधर उसके आराम का है। जैसे ही आपने क्या किया, उसकी वेज रेट को बढ़ा दिया। जैसे ही उसकी वेज रेट बढ़ती है वो ज़्यादा घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये इंडिफरेंस कब होता है? फिर हम इस पॉइंट पर आते हैं। तो आपने देखा पहले वो सिर्फ इतना काम करने के लिए तैयार था, इतनी सी देर। जब आपने उसकी वेज रेट बढ़ा दी तो उसने अपने काम करने के घंटों को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो यही चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी है। तो ये वो वाला कर्व कौन सा कहलाता है? वेज ओवर कर्व हम इसको बोलते हैं। अब इसके डायग्राम को एक बार नेट पर चेक करना, आपको और क्लियर हो जाएगा। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रिसोर्सेज एलोकेशन इज डन। कैपिटल इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, तो वहाँ पर रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होता है उसको कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है टोटल इंडस्ट्री करती है, मोनोपोली करती है, फ्री मार्केट मैकेनिज्म करता है, या गवर्नमेंट करती है। आप लोगों को पता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो वहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वहाँ पर इकोनॉमी में फ्री मार्केट मैकेनिज्म काम करता है। डिमांड एंड सप्लाई की जो पावर्स होती हैं वो किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करती हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेक्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप लोगों को पता है आपकी क्या होती है, जो कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी तीन तरह की होती हैं। एक होता है आपका इंक्रीजिंग, ठीक है, एक आपका होता है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक आपका होता है डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक आपका होता है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कांस्टेंट। अब आप देखो यहाँ पर आपका जो डायग्राम बना है इंक्रीजिंग कैसा होता है? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो आपकी जो कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी वो बढ़ रही है, वो हमेशा आपका रहेगा कैसा रहेगा? कनकेव टू द ओरिजिन होता है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बनता है वो आपका हमेशा कनकेव टू द ओरिजिन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द प्राइस कंजप्शन कर्व इज हॉरिजॉन्टल। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगर आपके पास प्राइस कंजप्शन कर्व है और वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, तो आपसे क्या पूछा है? इलास्टिसिटी जो है क्वेश्चन में पूछी गई है। आपको बताना है इलास्टिसिटी आपकी कैसी होती है। अब आप देखिए, अगर आपका ये मैं बना दूँ प्राइस कंजप्शन कर्व, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये बता रहा है कि आप वाई कमोडिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक्स कमोडिटी को घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो आप हमेशा याद रखना, अगर आपका प्राइस कंजप्शन का हॉरिजॉन्टल होता है तो आपका हमेशा क्या रहेगा? आपका जो इलास्टिसिटी है वो बन रहेगा। आप इसको इस तरह से डायग्राम में बनाकर भी देख सकते हो कि मान लो ये आपका प्राइस लाइन है, ठीक है, ये आपकी प्राइस लाइन है। पहले कंज्यूमर यहाँ पर संतुलन में है, ई पॉइंट है। प्राइस लाइन जब क्या होती है, गुड एक्स जो है सस्ती हो जाती है तो आप एक्स को ज़्यादा परचेज़ करना पसंद करते हैं, तो हम इवन मान लो एक पॉइंट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखना आपका प्राइस कंजप्शन कब अगर ऐसा बनता है तो आप देखना कि आपका जो इलास्टिसिटी हमेशा रहेगी वो क्या रहेगी? 1 रहेगी, क्योंकि आपका टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ कंज्यूमर इज अफेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट द शेप ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ पर ये बोला है एक कंज्यूमर है, अगर वो प्रदर्शनकारी प्रभाव से प्रभावित होता है तो उसका डिमांड कर्व कैसा होगा। क्वेश्चन ये है, मान लो अगर मैंने किसी पर्सन की कोई मुझे फ़ोन पसंद आ गया, किसी के पास फ़ोन था, ए पर्सन के पास, मुझे वो पसंद आ गया। अब मेरा उतना बजट है ख़रीदने का या नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे दूसरे का देख के चीज़ को ख़रीदना है। जो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं प्रदर्शनकारी प्रभाव कि इसके पास भी है ये मेरे पास भी होनी चाहिए, जो लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट उसी को बोलते हैं। और तो उन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, और जब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है वैसे ही क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड भी आप बढ़ा देते हो,
क्योंकि आप ये नहीं देख रहे कि उस कमोडिटी का प्राइस कम है या ज़्यादा है, आपको सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि दूसरों के पास भी वो है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो डिमांड कब होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पर आप देख लेना पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कब आपका होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। मैच में आपको बोला है लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। क्या क्या आपके पास ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है लिक्विडिटी ट्रैप। तो आप लोगों को पता है लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता वाला जो लिक्विडिटी का ट्रैप है वो किसने दिया है? वो J.M. केन्ज ने दिया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो H.H. गोसिन ने दिया है। उसके बाद डायमंड वाटर पैराडॉक्स है, ये किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपसे पूछा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या था? सलस्की का दिया गया था। डिमांड फॉर इंफीरियर गुड, ये किसने दिया था? सर रॉबर्ट गिफ्टन ने दिया था इंफीरियर गुड की डिमांड को। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, मार्केट कैसे चलती है? फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स पूरी मार्केट को चला रही है, किसी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, डिमांड और सप्लाई की पावर्स पूरी मार्केट को चलाती है। तो क्वेश्चन में बोला है द पॉइंट एट विच प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल ऑपरेट। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्री मार्केट में किस तरह ऑपरेट करेगा, वो किस चीज़ पर निर्भर है? क्वेश्चन आपको समझ आया कि मार्केट है फ्री और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व जो ये शो करता है कि इकोनॉमी में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो उससे कितना प्रोडक्शन जो है एक प्रोड्यूसर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है मार्केट है फ्री, तो ये बोला है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस तरह से काम करेगा, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाएगा, किसको कम बनाएगा, ये किस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन आपको समझ आया? अब ये कंज्यूमर की डिमांड, डिफरेंट गुड्स की डिमांड है, इस पे डिपेंड करता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। सप्लाई ऑफ डिफरेंट गुड एंड गवर्नमेंट डिसीजन। आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको फर्स्ट लाइन में मिल गया। इन्होंने बोला फ्री मार्केट इकोनॉमी है, तो मैंने आपको क्या समझाया था? अगर मार्केट फ्री हो, ओपन हो, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स काम करती है तो वहाँ पर मोनोपोली रहती है कंज्यूमर की। अब कंज्यूमर किस कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा करेगा? अगर वो एक्स कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा करेगा तो एक्स को ज़्यादा बनाया जाएगा। अगर वो वाई कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा करेगा तो वाई कमोडिटी को बनाया जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्री मार्केट के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे ऑपरेट करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर जो है किस तरह से डिमांड करता है डिफरेंट गुड्स की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट कमोडिटी फॉरगॉन फॉर परचेज एंड एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। आप क्या करते हो? यहाँ पर सीधी स्टेटमेंट है कि आप क्या कर रहे हो कि उस अमाउंट को बताओ जो आप फोरगो कर रहे हो किसी एक कमोडिटी को परचेज करने के लिए, आप दूसरी को फोरगो कर रहे हो। जैसे मान लो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक जगह जॉब करती हूँ मुझे 10,000 मिलते हैं, दूसरी जगह जॉब करूँ 8,000। तो मैं क्या करती हूँ 8,000 वाला जो ऑप्शन है उसको फोरगोन करती हूँ और क्या करती हूँ 10,000 की जो जॉब है उसको सिलेक्ट करती हूँ। तो ये जो मैंने 8,000 वाला छोड़ा है तो ये क्या हो गई? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। किसके लिए? 10,000 वाले के लिए। तो इसको हम बोलते हैं, इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड इनकम इफेक्टिव। अभी मैंने आपको थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में समझाया कि इनकम इफेक्ट नेगेटिव का मतलब होता है कि इनकम के बढ़ जाने पर आप डिमांड नहीं करोगे, और वहाँ हमने बोला था इन्फीरियर गुड में इनकम इफेक्ट आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि कभी भी आप इनकम के बढ़ने पर घटिया वस्तुएं नहीं खाना पसंद करोगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने 14 क्वेश्चन किए हैं। अब आपको कंटिन्यूटी में वीडियोस मिलते रहेंगे।
अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ आते हैं, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आपको जब ये क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, इसकी PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।